वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने अभी लास्ट टाइम हमने चैप्टर 1 किए थे और अभी सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री और उसके बाद हमने उसके नोट्स भी लिखे थे। ठीक है, जिसने नोट्स लिखे वो मुझे बाद में बता देना थ्रू द चैट। ओके, फिर मैं आपके नोट्स चेक करूंगी, होमवर्क भी चेक कर लूंगी। ओके, नाउ टुडे आज जो हम करेंगे वो है चैप्टर 2, यूरोप एंड इंडिया। Now, students, we will understand during this lesson, we will understand the connection between Europe and India in a certain time. We will learn कि एक period में जैसे अभी which all different periods will be discovering here, and during that time यूरोप में क्या हुआ और साथ में ही इंडिया में साइड बाय साइड क्या चल रहा था वो हम इस चैप्टर में देखेंगे। Now, during the modern period, the various happenings in Europe had its impact on India. Okay? Therefore, while studying the period of modern Indian history, we have to study the events happening in Europe during this period. मैंने जैसे अभी स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में कहा था, क्योंकि दोनों टाइम में क्या क्या यूरोप का क्या हुआ, बहुत सारी चीजें, जैसे यूरोप में फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ तो इंडिया में भी उसका असर दिखने लगा, जैसे कार्ल मार्क्स की थ्योरी हम यूज करने लगे, या एनल स्कूल का जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर में देखा, उसमें बहुत सारी चीजें हिस्टोरियोग्राफी में की। तो वहां पे जो जो हिस्टोरिकल इवेंट्स होने लगे उनका हम देखते हैं कि डायरेक्ट प्रभाव जो है, क्योंकि ब्रिटिशर्स भी हमारे यहाँ फिर थोड़े टाइम के लिए रूल कर रहे थे तो उसका प्रभाव भी हमारे इंडिया में होने लगा। सो वी विल अंडरस्टैंड साइड बाय साइड व्हाट इज हैपनिंग नाउ। द फर्स्ट वन डिस्कसेस अबाउट पीरियड ऑफ रिनाइसेंस। Now, what is period of Renaissance? In history of Europe, the last phase of medieval period, that is 13th to 16th century, is known as a period of Renaissance. Okay, medieval यानी मिडल एजेस, मैंने लास्ट टाइम भी बोला था medieval यानी मिडल एजेस। ओके, सो द 13th सेंचुरी से लेके 16th सेंचुरी को कहा जाता है कि ये एक पीरियड ऑफ रिनाइसेंस था। क्यों कहा जाता है? क्योंकि during this period, Reformation, religious reform, movement, and geographical discoveries laid the foundation of modern era. Hence, this period is also known as the Age of Renaissance. Renaissance अगर हम देखते हैं तो it is called as a meaning होता है Renaissance का change, a modern change जिसे बोलते हैं, उसको बोलते हैं Renaissance. तो इसको क्यों कहा जाता है पीरियड ऑफ रिनाइसेंस और द एज ऑफ रिनाइसेंस? बिकॉज ड्यूरिंग दिस पीरियड क्या हुआ, वेरियस रिफॉर्मेशन हुए, रिलीजियस रिफॉर्म्स हुए। रिफॉर्म्स यानी चेंजेस, बहुत सारी प्रथाओं के चेंज लाना, प्रथाओं में या वे ऑफ डूइंग थिंग्स में चेंज लाना उसमें। तो इस वजह से उसको जो एक मॉडर्न एरा की जो फाउंडेशन ले हुई थी, तभी एक मॉडर्न इंडिया की नींव जो रखी थी, उस वजह से उसको कहा जाता है ऑल्सो एज एज ऑफ रिनाइसेंस। Now this is important, इसको हम अंडरलाइन करेंगे। ओके, या इसको हम नोट करेंगे क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। देन ड्यूरिंग दिस पीरियड इन द फील्ड ऑफ आर्ट, आर्किटेक्चर, फिलोसॉफी एक्सेट्रा, there was a revival of Greek and Roman tradition which gave momentum to an overall development. इस पीरियड में क्या हुआ था कि फील्ड ऑफ आर्ट जैसे था या आर्किटेक्चर यानी जो बिल्डिंग्स बनाते थे अलग अलग, उसमें जो भी बिल्ड करते थे इमारतें, फिलोसॉफी में एक इंसान की सोच धारा में, विचारधारा में जो एक चेंजेस आने लगे, इस वजह से क्या हुआ, देयर वाज अ रिवाइवल। रिवाइवल में जागरूकता, जागरूकता जिसे बोलते हैं हम, कहाँ पे होने लगी, और ग्रीक एंड रोमन ट्रेडिशन, जो रोमन और ग्रीक के ट्रेडिशंस थे उनमें जागरूकता आने लगी। विच गेव एम मोमेंटम, मोमेंटम मीन्स एक क्या बोलते हैं, जैसे व्हील कैसे भागते हैं, एक उसमें जो एक तेजी आती है, मोमेंटम का मतलब होता है तेजी आना, टू एन ओवरऑल डेवलपमेंट। ये जो सोच में, विचारधारा में जो परिवर्तन आने लगे, उस वजह से क्या हुआ कि ओवरऑल जो डेवलपमेंट है एक वो उसमें एक तीव्रता आने लगी। ओके, देन ड्यूरिंग द रिनाइसेंस
ह्यूमैनिटेरियनिज्म मीन्स क्या होता है? ह्यूमैनिटेरियनिज्म इसका मतलब होता है मानवता में, जो मानवीय लोगों का, जो मानवीय एंगल से सोचते हैं, जो एक ह्यूमन पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं, इट गेव अ ग्रेट इम्पेचुअस, उसमें बहुत ही ज्यादा हम देखते हैं बढ़ावा आने लगा। इम्पेचुअस मीन्स उसमें बढ़ावा आने लगा। ओके, there was a change in the outlook of treating each other as a human being. लोग एक दूसरे को एक इंसानियत के नजरिए से देखने समझने लगे थे। Okay, there was a instead of religion, man became center point of all ideologies. अभी किसी को जाति के बजाय क्या होने लगा? रिलीजन यानी जाति के बजाय क्या होने लगा? एक दूसरे को मानवीय एंगल से देखने लगे और उस हिसाब से अपनी विचारधारा बांधने लगे। The reform movement spread throughout all sectors of human life through knowledge, science, as well as very different sections of art. We can observe the discoveries of reform movement. The art and literature of Renaissance period depicts sentiments and emotions of human being. Depict का मतलब है जो दर्शाता है। Depict का मतलब क्या होता है? दर्शाना। जो आर्ट एंड लिटरेचर थी रिनाइसेंस पीरियड में, वो दर्शाता था मानव यानी ह्यूमन बींग्स में क्या दिखाते थे? सेंटिमेंट्स, भावना, इमोशंस, उनके बीच में क्या इमोशंस एक्सचेंज होते थे ह्यूमन बींग्स में, वो दर्शाते थे। ओके, लिटरेचर वॉज प्रोड्यूस्ड इन लोकल लैंग्वेज फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग टू कॉमन पीपल। अब हम देखते हैं कि जो तभी जो लिखावट थी, जो लिटरेचर थी, जो भी बुक्स लिखी थी या जो भी ऐसे किताबें लिखी थी, उसमें उन सब में वो लोकल लैंग्वेज में छापने लगे ताकि लोगों को ज्यादा अच्छी तरह से समझ में आए। ड्यूरिंग 1450 AD, जोनास गटनबर्ग फ्रॉम जर्मनी डिस्कवर्ड द प्रिंटिंग प्रेस। उन्होंने 1450 AD, ओके, उसमें उन्होंने क्या किया? जो जॉन गटनबर्ग थे जर्मनी के, उन्होंने पहली बारी प्रिंटिंग प्रेस को डिस्कवर किया हुआ था। ड्यूरिंग दिस डिस्कवरीज, new ideas, concepts and knowledge reach to all sections of society. इस वजह से क्या हुआ? क्योंकि वो अभी छापने लगे, तो इस वजह से नई जो विचारधाराएं थी, नए कॉन्सेप्ट थे, नई सोच थी, जो भी लोगों की आइडियाज थी, वो क्या होने लगे? सारे सोसाइटी, सारे वर्ग के लोगों के इसमें सोसाइटी के वर्गों में पहुंचने लगा। रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट। अब रिलीजियस में क्या हुआ? अब हम जैसे देखते हैं कि जो हमारी पुरानी प्रथाएं हैं, जो हमारी पुरानी संस्कृति है, या जो हमारी पुरानी जिसे बोलते हैं एक रूढ़िवादक सोच होती है, उसमें एक नया परिवर्तन लाना। रिफॉर्म का मतलब मैंने क्या बोला? परिवर्तन लाना। तो ये रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट, रिलीजियस यानी जो भी एक उनकी जो जाति के हिसाब से थी, उसमें क्या क्या उनकी सोच में परिवर्तन आने लगा। So, the independent intellectuals attacked the old religious ideology of Roman Catholic Church. अब हर संस्कृति में हम देखते हैं कि जो रूढ़िवादक सोच होती है, उसमें परिवर्तन लाना जरूरी होता है। तो ये जो इंडिपेंडेंट जो स्कॉलर्स थे, इंटेलेक्चुअल्स का मतलब है जो बहुत ही क्या बोलते हैं, जैसे स्मार्ट लोग थे, बहुत ही पढ़े लिखे थे, वो क्या करते थे? वो इस पर अटैक करने लगे। किस पे? पुरानी सोच पे, जो रोमन कैथोलिक में पुरानी सोच और विचारधाराएं थी, उस पर अटैक करने लगे। The Christian priests were taking advantage of the ignorance of people and were indulged in unnecessary rituals. अब जो ये क्रिश्चियन प्रीस्ट होते थे, पादरी होते थे, वो क्या करते थे? वो इस बात का फायदा उठाते थे, गैर फायदा उठाते। किस चीज का? कि लोगों की जाहिलता में, लोगों की जो नासमझी थी, जो लोग अगर पढ़े लिखे नहीं थे, तभी जो नहीं जानते थे, उसका वो फायदा उठाते थे। और क्या करते थे? इंडल्जिंग यानी उस चीज में, किसी भी चीज में लग जाना या वो प्रथाएं फॉलो करना जो अननेसेसरी रिचुअल्स थी, यानी कोई जरूरत ही नहीं थी इन सब जो संस्कृत या उनकी जो एक सोच थी, उन सब चीजों को फॉलो करना जरूरी नहीं था, उनमें वो इंडल्ज करते थे। इसलिए ये जो इंटेलेक्चुअल्स थे उस पर अटैक करने लगे।
और ये क्रिश्चियन प्रीस्ट क्या करते थे, जो कोई थे वो एडवांटेज जो लेते थे वो क्या करते थे, दे लूटेड द पीपल इन द नेम ऑफ रिलीजन। वो क्या करने लगे, लोगों को अपनी रिलीजन, अपने जाति के इसमें नाम में, अपनी जो जाति है या संस्कृति के इसमें आड़े लेकर वो क्या करते थे, लोगों को लूटते थे। The movement that began against it is known as religious reform. Now ये जो मूवमेंट शुरू हुआ था, ये सब पुरानी सोच को जो निकालने के लिए जो इन्होंने एक क्या कहते हैं, एक एजुकेशन कहो या एक जो इन्होंने जो एक कदम उठाया, उसका क्या कहने लगे उस चीज को, रिलीजियस मूवमेंट, रिफॉर्म मूवमेंट। ओके, so now if the question comes, what is a religious movement, reform movement? So you will say the intellectuals, independent intellectuals who attacked the old religious ideology of Roman Catholic Church and who spoke against the Christian priests who were taking advantage of the ignorance of people and indulge in unnecessary rituals, thereby looting the people in the name of religion. A movement started against it, which was known as religious reform movement. Okay, now due to this movement, human freedom and rationalism gained more importance. अब इस वजह से क्या हुआ, जो एक इंसान की जो फ्रीडम थी, जो उनकी आज़ादी थी, और रैशनलिज्म, रैशनलिज्म मीन्स क्या, जो सच और झूठ को सही तरीके से तोलकर नापकर जो देखता है उसको बोलते हैं रैशनलिज्म। ओके, तो इस चीज को इस वजह से इंपॉर्टेंस आने लगा। ओके, देन ज्योग्राफिकल डिस्कवरीज। अब ज्योग्राफिकल डिस्कवरीज क्या होने लगे इस पीरियड में, इन 1453 AD, in 1453 AD, the Ottoman Turks conquered Constantinople, that is in Istanbul, which was the capital of Byzantine Empire. अब ये ऑब्जेक्टिव्स में कई बार आता है इन, और या तो ये वन सेंटेंस आंसर में आता है, उतना या इसमें आएगा मैच द करेक्ट एज, तो उसमें आएगा, तो you will have to make this mention of this. 1453 Ottoman Turks conquered what, Constantinople, that is also in other words Istanbul. Okay, the overland trade routes joining Asia and Europe went through this city. Since the Turks blocked this route, there was a need of finding alternative trade routes for the European countries to reach Asia. अब क्या होने लगा, क्योंकि टर्क्स ने, जो टर्किश लोग थे, उन्होंने ये रूट जो है वो ब्लॉक किया था, जो एशिया और यूरोप को जोड़ रहा था, जो ट्रेड रूट्स, उनके जो संबंध, जो उनके व्यवहारिक संबंध को जोड़ने वाला जो एक रूट था एशिया और यूरोप का, टर्किश लोगों ने क्या किया, उन्होंने ब्लॉक कर दिया इस रूट को। There was a need of finding alternative trade routes for the European countries to reach Asia. This led to a new phase of geographical discoveries. Okay, अब उससे पहले कि हम दूसरे पेज पे चले जाएं, ये लियोनार्डो दा विंची जो थे, इनके बारे में उन्होंने ये बॉक्स में कहा, he is recognized as an all-round personality of the period of Renaissance. He was well versed in different branches of science and art. आज भी हम देखते हैं इनकी जो पेंटिंग है बहुत ही फेमस है, आज भी हर जगह पे इनकी पेंटिंग को इन्होंने छापा है, और बहुत वो क्या थे, बहुत ही एक ऑलराउंडेड पर्सनालिटी थे रिनाइसेंस पीरियड के। वो साइंस और आर्ट के फील्ड में उन्होंने बहुत ही माहिरता हासिल की थी। He had mastery over varied subjects such as sculpture, architecture, mathematics, engineering, music, astronomy, etc. इन्होंने इस सारी फील्ड जो है मैथमेटिक्स, आर्किटेक्चर, इंजीनियरिंग, एस्ट्रोनॉमी, म्यूजिक, स्कल्पचर के ऊपर इन्होंने महारत, मास्टरी का मतलब होता है महारत, हासिल की थी। बट ही बिकेम वर्ल्ड रिनाउंड एज अ पेंटर। लेकिन इसके बावजूद क्या हुआ था कि वो एक पेंटर की तरह, पेंटर के होने के लिए ज्यादा मशहूर थे। His paintings of Mona Lisa and the Last Supper became immortal. यानी immortal यानी हमेशा हमेशा के लिए
वो क्या कहते हैं उसको, इमॉर्टल इन द सेंस, यानी जो कभी नहीं मरते या कभी आउट ऑफ डेट नहीं होते या कभी भी ओल्ड फैशन नहीं होते। आज भी हम देखते हैं मोनालिसा की पेंटिंग या लास्ट सपर, जो बाइबल के लास्ट सपर थे, जिसमें प्रभु यीशु जो है वो अपने सारे डिसाइपल्स के साथ यानी सारे अपने फॉलोअर्स के साथ बैठकर जब लास्ट बारी खाना खाते हैं, उसका उन्होंने एक पिक्चर पेंटिंग किया था जिसका नाम था लास्ट सफर। तो ये जो उनकी दो पेंटिंग्स है लियोनार्डो दा विंची के, बहुत ही फेमस थे। तो इवन ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू, फिलिंग द ब्लैंक्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके, तो इस चीज को भी याद रखना। नाउ अब क्या हुआ था, क्योंकि ये टर्क्स ने ये जो रूट ब्लॉक किया था एशिया और यूरोप का ट्रेड रूट, तो इस वजह से क्या हुआ, देयर वाज अ नीड ऑफ फाइंडिंग ऑल्टरनेटिव ट्रेड रूट्स। यानी अब ये इम्पोर्टेंट होने लगा कि हमें दूसरा जो रास्ता है वो ढूंढना जरूरी होने लगा। ठीक है, सो इसका जो है वो आपको पैराग्राफ उन्होंने समझा दिया। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, ज्योग्राफिकल डिस्कवरीज। तो इस दौरान ज्योग्राफिकल डिस्कवरीज क्या क्या हुए थे वो उन्होंने यहाँ इस पिंक बॉक्स में दिखाया। जैसे वो बता रहे, पहले ड्यूरिंग 15th सेंचुरी यूरोपियन सेलर्स वेंट ऑन एक्सपेडिशन टू डिस्कवर सी रूट टू इंडिया। एक्सपेडिशन का मतलब है खोज, खोज के रास्ते पे निकल पड़े कि सी रूट, इंडिया को आने के लिए कोई भी ऐसा समंदर का जरिया हो, रूट हो, रास्ता हो, वो ढूंढने में लग गए। तो 1487 AD, Bartholomew Dias, a Portuguese sailor, began his expedition in search of India, but reached the tip of African continent, which we now know as the Cape of Good Hope. वो इंडिया की खोज में तो निकल गए थे, रास्ते की खोज में, लेकिन वो पहुंच गए कहाँ, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में। और आज हम उसी कॉन्टिनेंट को जानते हैं, टिप ऑफ दैट अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को जानते हैं केप ऑफ गुड होप के नाम से। In 1992 AD, Christopher Columbus set on his journey to India by sailing towards west, but reached on the eastern coast of the continent of America. अब क्रिस्टोफर कोलंबस भी जो थे वो उन्होंने इंडिया के लिए तो निकले थे, लेकिन वेस्ट टुवर्ड्स द वेस्ट, बट कहाँ पहुंचे, ईस्ट कोस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट ऑफ अमेरिका, क्योंकि उनके पास रास्ता तो था नहीं तभी। तो वो अंदाज से जब निकल पड़ते थे तो पहुंचते पहुंचते कहाँ पहुंचे वो, एक्चुअली ईस्ट कोस्ट यानी अमेरिका के ईस्ट साइड में पहुंचे, अमेरिका के कॉन्टिनेंट में। देन इन 1498 AD, Portuguese sailor Vasco da Gama जो है managed to sail past of Good Hope, Cape of Good Hope and reached Indian coast in Calicut. अब ये वास्को दा गामा जो है वो फाइनली सक्सेसफुल हो गए कि वो केप ऑफ गुड होप के ऊपर से निकलकर वहां पे जो इंडियन कोस्ट है कैलिकट साइड में वहां पे पहुंचे वो। देन नाउ इंटेलेक्चुअल रेवोल्यूशन इन यूरोप। अब जो भी इम्पोर्टेंट, जो भी बहुत ही स्मार्ट लोग थे, इंटेलेक्चुअल्स थे, उन्होंने एक रेवोल्यूशन, उन्होंने एक ऐसे एक जंग छेड़ी यूरोप में, जिसके वजह से हम देखते हैं बहुत ही चेंजेस आने लगे हिस्ट्री में। क्या चेंजेस है वो हम देखेंगे। ड्यू टू द चेंजेस ड्यूरिंग द रिनाइसेंस पीरियड, यूरोप प्रोसीडेड फ्रॉम द मिडिवल टू मॉडर्न एज। अब चेंजेस जो भी आने लगे रिनाइसेंस पीरियड में, यूरोप क्या होने लगा, वो प्रोसीड यानी वो आगे बढ़ गया मिडिवल से लेके यानी मिडल एजेस से लेके मॉडर्न एज तक। इंटेलेक्चुअल रेवोल्यूशन टुक प्लेस इन द सेम पीरियड। द सोसाइटी स्टार्ट स्टेपिंग आउट ऑफ द पास्ट इग्नोरेंस एंड ब्लाइंड फेथ। अब जो सोसाइटी थे वो क्या धीरे धीरे अपने जो अंधकार थे, अपनी जो नासमझी थी, वहां से वो निकलकर अपने नई नई एज, एक नई अंडरस्टैंडिंग, इंटेलेक्चुअल मॉडर्न एज में पहुंचने लगे। The pre-established customs and traditions came to be seen from critical point of view. अब जो ऑलरेडी पुरानी सोच थी, पुरानी प्रथाएं थी, ये क्या होने लगे, ये अभी उन्होंने एक क्रिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से उसको यानी उसमें उन्होंने अच्छाई बुराई देखना, समझना, सोचना शुरू कर दिया। All these changes were addressed as intellectual revolution. अब ये जो नई सोच थी, नई पीढ़ी की नई सोच, पढ़े लिखे लोगों की जो सोच थी,
इसको क्या कहलाने लगा, ये कैसे कहलाने लगा, इंटेलेक्चुअल रेवोल्यूशन, which gave further momentum to scientific discoveries in Europe. Revolution in political sphere. In the early stage of beginning of modern period in Europe, many political changes took place. Due to the various revolutionary events during 18th as well as 19th century, this period is known as the age of revolutions. अब जो भी नई नई सोच आने लगे बिटवीन 18th एंड 19th सेंचुरी, उनको ये कहने लगे दिस इज द एज ऑफ रेवोल्यूशन, मीन्स जागरूकता। ये रेवोल्यूशंस का मतलब होता है जागरूकता। जो भी तभी उन्होंने जो स्टेप्स, जो भी कदम लिए, उसको बोलते हैं जागरूकता। During this period, there was development of parliamentary democracy in England. There was a change in the form of cabinet system. The Bill of Rights 1689 laid limitations on the power of the king. जो बिल ऑफ राइट्स थे 1689 में, ये क्या होने लगे, जो एक राजा की जो पावर थी, पहले जैसे एक राजा जो भी कहता था, बोलता था, वो बस आखिरी चीज होती थी, पत्थर की लकीर हो जाती थी, समझो। तो ये जब उन्होंने बिल निकाले, बिल यानी उन्होंने एक ऐसे डॉक्यूमेंट निकाले जो राइट्स की थी, लोगों के हक की थी, इन विच ईयर, इन 1689 में, जिसमें क्या होने लगा, राजा की जो भी पावर थी उस पे उन्होंने थोड़ी बहुत रोक लगा दी। यानी हर चीज जो राजा कहता है वो आखिरी बात नहीं होती थी, वो पत्थर की लकीर नहीं होती थी, उस पे भी उसके कोई पावर्स उन्होंने कम कर दिए। लिमिटेशंस का मतलब है कम करना। द सोवेनिटी ऑफ द पार्लियामेंट वाज एस्टेब्लिश। अब उन्होंने क्या किया, एक डेमोक्रेसी, पार्लियामेंट जो कहेगा, यानी लॉ एंड ऑर्डर जो एक देश की बनाई है, वो क्या कहेगा, पार्लियामेंट में क्या उसके ऊपर गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, जो रूल्ड बाय पीपल होगा, उसके ऊपर ज्यादा तवज्जो होगा, उसका ज्यादा महत्व होगा। ठीक है। फिर अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। अब अमेरिका भी हमेशा की तरह जो आज का अमेरिका है वैसे नहीं था, उसमें भी बहुत सारी चेंजेस आ गई। क्या चेंजेस आ गई, उनको भी हमेशा अपनी आज़ादी के लिए लड़ना पड़ा। तो विद द बैकग्राउंड ऑफ रेवोल्यूशनरी डेवलपमेंट इन यूरोप, it is equally important to think about the American War of Independence. With the discovery of America, the European countries turned their attention towards this continent. The imperialistic European countries took control of different regions of America and established their colonies. England established 13 colonies on the east coast of America. अब जैसे हम ऑलरेडी देखते हैं कि जो क्रिस्टोफर कोलंबस वहां गए थे, तो वैसे बाकी भी गए थे वहां पे, और उन्होंने क्या किया, अमेरिका में जाकर उन्होंने, इंग्लैंड ने क्या किया, 13 कॉलोनीज उन्होंने ईस्ट कोस्ट ऑफ अमेरिका में सेटअप किए उन्होंने। और इनिशियली इंग्लैंड हैड नॉमिनल डोमिनेशन ओवर दिस कॉलोनी। इनिशियली का मतलब है बहुत ही पहले पहले, जब इनिशियली यानी बहुत ही पहले पहले जब इंग्लैंड गया था वहां पे, तो उनकी जो नॉमिनल यानी बहुत ही कम मात्रा में हुकुमशाही, डोमिनियन मीन्स उनकी हुकुमशाही चलती थी इन कॉलोनी के ऊपर। बट लेटर English Parliament laid oppressive restriction and taxes on these American colonies. अब शुरुआत में जब इवन इंग्लैंड, अगर आप देखते हो ब्रिटिशर जब इंडिया में भी आए, शुरुआत में वो बहुत ही आराम से हमसे रहते थे, बट जैसे जैसे उनकी डोमिनियंस बढ़ने लगी, उन्होंने क्या करने लगे, वो अपना जोर, अपना हुकुमशाही चलाने लगे, और उनके ऊपर क्या किया उन्होंने रेस्ट्रिक्शंस, यानी उन्होंने बहुत सारी अपनी रोक टोक लगा दी, उनके ऊपर बहुत से कर, टैक्सेस लगा दिया अमेरिकन कॉलोनीज के ऊपर। द पीपल इन अमेरिका रिवोल्टेड अगेंस्ट इट। अब अमेरिका के जो स्थायी लोग थे, उन्होंने इसके खिलाफ बगावत करना किया। रिवोल्टेड का मतलब है बगावत करना। इंग्लैंड डिक्लेयर्ड वॉर टू सप्रेस दिस कॉलोनीज। अब इंग्लैंड ने क्या किया, उन्होंने अभी जंग छेड़ दी, वॉर डिक्लेयर किया, छेड़ दी, टू सप्रेस दिस कॉलोनी। ये जो आवाज उठ रही थी, उन्होंने इसके ऊपर क्या किया, उन्होंने अपनी एक जंग छेड़ दी कि इन कॉलोनीज को दबा के रखें।
American colonies organized the army under the leadership of George Washington. अमेरिका की जो कॉलोनी थे उन्होंने अपनी लीडरशिप किसके ऊपर की? जॉर्ज वॉशिंगटन के अंडर की. एंड फाइनली वन अगेंस्ट इंग्लैंड. फिर फाइनली उनको जीत हासिल हुई. दिस इवेंट इज नोन एज अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस. अब समझ में आया? जैसे अगर था एक्सप्लेन व्हाट इज अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस. तो when initially England had hold over 13 colonies, set up 13 colonies in America. Initially they were what? Soft, or they had nominal dominion over these colonies, but later English Parliament laid oppressive restrictions and taxes on these American colonies, and the people of America revolted against it. Okay, and England declared a war to suppress these colonies, but under the leadership of George Washington, American organized colonies organized a war against them, and they won the war against England. So this was known as American War of Independence. Okay, a new nation known as the United States of America, with a federal government, a written constitution, and based on the principle of democracy, was born. ठीक है, अभी हम यहाँ पे हमारा आज सेकंड चैप्टर खत्म करते हैं आज का. नेक्स्ट इसमें हम देखेंगे फ्रेंच रेवोल्यूशन क्या था, और आगे वो लेसन में हम पढ़ेंगे. तो आज का रिकैप क्या क्या हमने पढ़ा? हमने पहले पढ़ा कि कैसे व्हाट इज द एज ऑफ रिनाइसेंस. फिर हमने पढ़ा कि फ्रॉम विच सेंचुरी टू विच सेंचुरी. फिर हमने देखा कि एज ऑफ रिनाइसेंस जो 13 टू 16 सेंचुरी है वो एज ऑफ रिनाइसेंस था. इसमें क्या क्या हुआ? इसमें फ्रॉम मिडिवल टू मॉडर्न एज में एक रेवोल्यूशन आया, एक नई सोच आई. देन इसमें क्या हमने देखा? रिलीजियस रेवोल्यूशंस और रिफॉर्म्स होने लगे. फिर हमने देखा कि कौन कौन से ऑटोमन टर्क्स के वजह से जो उन्होंने रास्ता ब्लॉक किया था एशिया और अमेरिका के बीच में, तो इस यूरोप के बीच में जो उन्होंने रास्ता बंद किया था, उस वजह से क्या हुआ? उनको नए नए रास्ते ढूंढने पड़े, जिस वजह से बहुत सारे लोग जो है वहाँ से यूरोप से लेके इंडिया में खोज में निकले, सेलर्स ढूंढने के लिए कि कैसे ट्रेड बनाया जा सकता है. फिर हमने देखा इंटेलेक्चुअल रेवोल्यूशन यूरोप में क्या क्या हुआ. फिर पॉलिटिकल रेवोल्यूशन इन पॉलिटिकल स्फीयर क्या क्या हुआ, यानी पॉलिटिकल चेंजेस क्या क्या हुए. फिर हमने देखा अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कैसे रहा. तो ये हमारी आज की चैप्टर यहीं पे हम लोग खत्म करते हैं. अगले इसमें हम देखेंगे कंटिन्यूएशन ऑफ दिस चैप्टर. ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स.